गुड मॉर्निंग बच्चों। वंस एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको जितना कल पढ़ाया गया था कल उसी से आगे बताया जाएगा। तो आपको बताया गया था कि जो प्रतिबिंब बनते हैं अवतल, आपको तो बताया सुना कि अवतल में अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है अवतल नॉर्मल पर तो किस किस कंडीशन पर बनता है, कहाँ तो ये आपको बताया गया था। आज देखिए उसके बारे में, जैसे आपको कल बताया था, मुझे बताया क्या गया था, जैसे आपको यही बताया गया था कि हमारे पास क्या था, तो ये अवतल दर्पण था जिसमें कंडीशन कितनी आपको बताई गई थी। बताइए, कोई अवतल दर्पण था जिसमें हमें बताई गई थी कि ये क्या था, ध्रुव, यहाँ पर मुख्य फोकस, फोकस कंडीशन आपसे कब बताई गई थी कि पहली पॉइंट कहाँ रहे, वस्तु अनंत पर रहे। पहला आपसे यही बताया गया था क्यों कि कहाँ पर रहे, अनंत पर रहे। दूसरा आपसे बताया गया था कि कहाँ रहे, आनंद और सी के मध्य यहाँ पर हमारी जो वस्तु है। नंबर 2 पॉइंट बताया गया था। तीसरा बताया गया था कि कहाँ पर रहे, सी पर रहे। नंबर 3 पॉइंट। चौथा बताया गया था सी और एफ के मध्य। हमें यही आज बताना हमको चौथी बात, क्योंकि कल 3 तक हम क्लियर कर दिए थे, 3 तक हम बता दिए थे 3 तक प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हमें पढ़ना है इसमें, ध्यान रखिएगा बच्चों, हमको आज इससे हमें पढ़ना है चौथी कंडीशन। चौथी क्या है कि जब वस्तु सी और एफ के मध्य, जब वस्तु सी और एफ के मध्य रहे, जब वस्तु सी और एफ के मध्य रहे, आज उसको पढ़। फिर इसके बाद वस्तु कहाँ पर रहे, एफ पर रहे, वो पढ़ना है। फिर एफ और डी को मध्य, हमें 1 2 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, अब 3 पॉइंट पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे चौथे नंबर, चौथे में अवतल दर्पण पर तुम चौथे नंबर की देखी है। चौथे नंबर की क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। फिर आप वही बताए कि जब वस्तु चौथी कंडीशन पर ध्यान लीजिएगा, हम बताएंगे जो हमारी वस्तु कहाँ पर लानी है, जब वस्तु सी और एफ के मध्य, कहाँ हो, सी और एफ के मध्य। मतलब कह सकते हैं कि जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य, कहने का मतलब है कि जब हमारी वस्तु कहाँ रहे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रहे, तब हमारी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, स्थिति क्या होता है, आकार क्या होता है, ये समझाना। देखिए सबसे फर्स्ट मिलेंगे क्या कह रहा हमारा, जैसे क्या हो गया, हमारा अवतल दर्पण हो गया। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण कहेंगे सर, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब बता रहा है हमसे कि इसमें देखेंगे लाइन से, अब इसमें सबसे फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, हमारा सबसे फर्स्ट चलेगा मुख्य से। मुख्य से देखिए, ध्यान दीजिए, मुख्य कह रहा है मुख्य अक्ष आपको बताया है, मुख्य अक्ष आपको क्या बताया गया है कि जो कहाँ से होकर गया, बताइए, ध्रुव से। कहाँ से होकर जाए, ध्रुव से। पहली बात हो गई। कह रहा है जिसका ये क्या है, या फिर जिसको कहेंगे मुख्य फोकस, और इसकी ठीक दोगुनी दूरी पर यहाँ से हम सी, तो जिसको क्या कहेंगे उसका अच्छा है। हमसे बताया गया इसमें कि जब हमारी वस्तु सी और एफ के मध्य रहे, जो हमारी वस्तु सी और एफ के मध्य रहे, जो हमारी वस्तु सी और एफ के मध्य रहे, जो हमारी वस्तु कहाँ रहे, सी और एफ के मध्य। तो ध्यान दीजिए, सी और एफ, सी और एफ जब भी होगी इन्हीं के मध्य होगी, जब भी होगी इन्हीं के मध्य होगी ना। ध्यान दीजिएगा, सी और एफ जब भी होगी हमारी इसी के मध्य होगी। जब किसी के मध्य वस्तु होगी तो मान लिया हमारी वस्तु कहाँ पर है, कहाँ पर वस्तु है, ये वस्तु क्या हमारी है, ए, वस्तु क्या है, ए। ध्यान दीजिए, हमारी वस्तु कहाँ पर है, हमारी वस्तु जो है
सी और एफ की मध्य है। वस्तु हमारी कहाँ है? सी और एफ के मध्य है। तो बच्चों एक बात जानिए कि जब वस्तु हमारी सी और एफ के मध्य रहेगी तो चलिए लेके चले पहला नियम। पहला नियम आपसे मैं बताया था कि कहाँ रहे? मुख्य अक्ष के समांतर में। कहाँ रहे? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर इससे निकलती हुई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाए, ध्यान दीजिए, इससे निकलती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इससे निकलती हुई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इससे निकलती हुई किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो कहाँ से होकर जाती है? बताइएगा। पहला नियम यही, कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। क्लियर? कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। अब आपसे दूसरा कह रहा है, तो पहले के लिए कह दिया, अब दूसरा आपसे कह रहा है कि दूसरी जो किरण है, ध्यान दीजिए, दूसरी कह रहा है अगर हम पहले ही मुख्य फोकस से देखें, जो यहाँ से जो दूसरी किरण निकल रही है, अगर उसको बता रहा है कि अगर हम पहले ही मुख्य फोकस से लेकर, पहले ही मुख्य फोकस, पहले ही मुख्य फोकस से लेकर, पहले ही मुख्य फोकस से ले जाएंगे, तो होता क्या है बताइए? अगर इसको पहले ही हम मुख्य फोकस पर ले जा रहे हैं, अगर पहले ही मुख्य फोकस पर ले जा रहे हैं, तो यह बताइए परावर्तित होने के बाद क्या होती है? परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती, क्योंकि ये दोनों नियम आपस में विपरीत है। मैं आपको बताया जिसमें होता क्या है कि अगर वस्तु पहले ही मुख्य फोकस पर, ध्यान दीजिए, बताया गया था कि अगर वस्तु पहले ही मुख्य फोकस पर है तो क्या होती है? अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर मुख्य फोकस से जा रही है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और आपसे बता रहा है कि अगर पहले मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस हो सकती है। तो दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, आपको बताया गया था कि परावर्तित होने के बाद दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखिए, आपसे ही बताया गया था कि परावर्तित होने के बाद दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हुआ कि परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर, किस बिंदु पर मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। कहाँ पर मिल रही है? कहाँ पर मिल रही है? तो परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है उसे क्या कहेंगे? उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आज समझ में? ये उसका क्या बना है? प्रतिबिंब बना। क्या बना है? प्रतिबिंब बना। इसका क्या है? प्रतिबिंब। अब देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर हमारा ए डैश, यहाँ पर बी डैश, यहाँ एक जगह ए डैश, एक जगह बी डैश, यहाँ ए डैश एक जगह क्या है? बी है। तो एक बात क्लियर हुई कि अगर वस्तु सी और एफ के मध्य हो, ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु सी और एफ के मध्य हो, अगर वस्तु सी और एफ के मध्य हो, तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनती है? सी और अनंत, सी और अनंत, सी और अनंत के क्या होते? मध्य। इससे बनने वाली प्रतिबिंब सी और अनंत की मध्य, वक्रता केंद्र अनंत के मध्य से बनने वाली प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के मध्य हुई है। अब प्रतिबिंब लिखिए, और लिखेंगे प्रतिबिंब में क्या क्या हुआ? प्रतिबिंब उल्टा बनी कि सीधा बनी, आभासी एक वास्तविक, ये सब लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब? किसी का जाने लिया हम प्रतिबिंब जैसा प्रतिबिंब है। देखिए नंबर जैसा प्रतिबिंब में सबसे पहले वो लिखिए कि आपसे बताया गया है कि अगर कोई प्रतिबिंब परावर्तित होने के बाद दर्पण के पहले बने, मतलब परावर्तित होने के बाद दर्पण के सामने बने, दर्पण के पीछे ना बने। अगर कोई भी वस्तु परावर्तित होने के बाद दर्पण के सामने बन रही है, अगर कोई वस्तु परावर्तित होने के बाद दर्पण के सामने बन रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा प्रतिबिंब होता है? कैसा होता है? वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर हो गया? दूसरी बात जानेंगे, क्या दीजिएगा। पहला क्लियर होगा कि कैसा प्रतिबिंब बना है? वास्तविक। कैसा बना है? वास्तविक। अब दूसरी बात आएगी कि वस्तु इतनी बड़ी, अगर वस्तु मेरी 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना? 8 या 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वस्तु से क्या है? बड़ा। वस्तु से क्या है? बड़ा।
मतलब जो हमारा प्रतिबिंब कह सकते हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा ए डैश बी डैश है वह ए बी से क्या है, बड़ा। जो हमारा ए डैश बी डैश है ए बी से क्या है, बड़ा है। कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु से क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी बात देखेंगे, तीसरी बात ध्यान दीजिएगा। तीसरी हमारा क्या होगा, तीसरा बहुत ध्यान से पढ़िए। तीसरे के लिए कहेंगे कि वस्तु, जो तो पता लग गया कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, दूसरा पता लगा कि वस्तु से छोटा है क्या वास्तविक से बड़ा, भी क्लियर हो गया। अब बताएं स्थिति की प्रतिबिंब बन कहाँ है, अभी बताया जाएगा कि प्रतिबिंब बन कहाँ है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है सर, अनंत और तथा वक्रता केंद्र के नियम, कहाँ बन रहा है, अनंत तथा वक्रता केंद्र से। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत तथा वक्रता केंद्र से। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य। तो क्लियर हो गया कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। और एक चीज, उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा होंगे, तो हम कह सकते हैं वस्तु से उल्टा। कैसा बनेगा, वस्तु के उल्टा, या वस्तु से वस्तु का उल्टा। एक बात क्लियर हो कि अब बताइए, जब वस्तु कहाँ रहे, सी और एफ के मध्य रहे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और कैसा रहता है, वस्तु का उल्टा बनता है। कितनी कंडीशन इसमें, चौथी में। चौथी में क्या है कि जब वस्तु कहाँ रहे, सी तथा एफ के मध्य रहे, जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य रहे, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य होता है, तथा वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब अगली बात चलेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये चौथी पॉइंट हो गई कि जब वस्तु कहाँ रहे, सी और एफ के मध्य, जब वस्तु सी और एफ के मध्य रहे, जब वस्तु सी और एफ के मध्य रहे, ये क्लियर हो गया। अब हमें चलना है पांचवें पॉइंट, देखिए चौथी चलना है पांचवें पॉइंट। हमें क्या पढ़ना है, पांचवें पॉइंट। पांचवें पॉइंट क्या आपसे बता रहा है कि जब वस्तु, ध्यान रखिए, जब वस्तु, पांचवी पॉइंट आपसे यही बता रहा है कि जब वस्तु कहाँ रहे, मुख्य फोकस कर, जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस कर। पांचवी पॉइंट हमसे कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस करो। फिर से देखिए, पांचवी पॉइंट क्या कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस करो। अब बता रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस करो, जब वस्तु मुख्य फोकस करो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, जब वस्तु मुख्य फोकस करो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा। अब नियम क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस करो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाएगा। चलिए देखिए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे पांचवी पॉइंट, कहेंगे जब वस्तु मुख्य, जब वस्तु मुख्य फोकस मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ध्यान रखिएगा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, हम करेंगे ना एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। कैसा दर्पण लेंगे, कहेंगे सर अवतल दर्पण लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। कैसा दर्पण, क्योंकि हमें अवतल दर्पण पर है,
तो कैसा दर्पण रखोगे? अवतल दर्पण। कैसा दर्पण रखेंगे? एक अवतल दर्पण रखेंगे, क्योंकि अभी पढ़ा किस पर जा रहा है? अवतल दर्पण पर। अगर अभी अवतल दर्पण पर पढ़ रहे हैं, क्या लेंगे? अवतल दर्पण लेंगे। ये क्या करेंगे? अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? अवतल दर्पण। अब बता रहा है कि अवतल दर्पण लेने के बाद उसका क्या निकालेंगे? मुख्य अक्ष। क्या निकालेंगे? मुख्य अक्ष। मान लीजिएगा उसका मुख्य अक्ष, चलिए देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष जो उसको दो बराबर भागों में क्या कर दे? विभाजित कर दे। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा इसका ए पॉइंट, जो ए पॉइंट, इसको क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव, मतलब तीन। ए पॉइंट क्या हमारा होगा? ये हमारा, ये इसको मुख्य फोकस करेंगे। ये हमारा क्या होगा? वक्रता केंद्र, इसको सी। क्लियर है? अब आपसे बता रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे बताया हूं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो बच्चों? मुख्य फोकस हो। इसको कहाँ स्थित हो? मुख्य फोकस। मतलब बताया कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित? मुख्य फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पर हो? मुख्य फोकस पर। तो ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो देखिए सबसे फर्स्ट किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखिए। किसी वस्तु को क्या करें? ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखिए। मान लीजिए ये हमारी क्या है? वस्तु। 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 इसका यहाँ पर ए और इसका नाम यहाँ पर बी, मतलब ये हमारे पास क्या हो गई? वस्तु हो गई। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गई? वस्तु हो गई। अब कह रहा है सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट बात, पहली बात क्या है कि इसको क्या करें? ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि इसको क्या करें? पहले इसको मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाए। पहला नहीं, क्या करें? मुख्य अक्ष के समांतर ले जाए। तो सभी लोग जानते हैं कि कोई भी किरण, ध्यान रखो, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ध्यान रखो, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो क्या होती है? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से। ये अभी कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से जाएगी? पहले एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी किरण अगर कहाँ से जा रही है, बताइए, एक बात तो क्लियर होगी कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होते हुए। कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर। दूसरा, चलिए दूसरी बात देखिए, दूसरा आपसे बताया है कि अगर वस्तु कहाँ से चले, ध्यान दीजिएगा, आपसे तीन नियम, इसीलिए आपसे किरण आरेख के कितने नियम बताए गए हैं? तीन नियम बताएंगे। इसीलिए आपको किरण आरेख के कितने नियम बताए गए हैं? तीन। तीन में पहला आपसे बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा बताया गया था कि अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण जा रही तो जैसे जाएगी वैसे ही क्या होगी? वापस लौट जाएगी। जैसे ही जाएगी वैसे ही क्या होगी? वापस लौट जाएगी। जैसे जाएगी वैसे वापस लौट जाएगी। अब तीसरी बताई गई थी कि मुख्य फोकस से अगर कोई किरण जा रही है तो दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होती है? समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। तो दूसरी इसमें बात अप्लाई करेंगे। दूसरी अप्लाई करेंगे तो कहाँ से ले जाए इसको? वक्रता केंद्र से ले जाए। कहाँ से ले जाए? वक्रता केंद्र से। ध्यान दीजिए, तो कुछ ऐसे खींचे कि एकदम इससे मिलती हुई जाए। ऐसा खींचा जाए कि इससे भी मिलती जाए, वक्रता केंद्र से भी मिलती जाए। तो यही फिर इसके सेम जैसे इधर उसी प्रकार से अगर किरण को किरण लिखने वाले सुधर गया था। तो आपसे एक बात बता रहा है इसमें, एक बात ये बता रहा है कि जितना हम इसके सीध लेके जाए उतने इसके सीध, मतलब दोनों साइड से इसको क्या करेंगे? बराबर लेके जाएंगे। चलिए लेके देखिए, कह रहे हैं इधर भी बराबर जाए, कह रहा है इधर भी जितना बराबर लेके जाए
ध्यान रखिए यहाँ से। सबसे फर्स्ट बताया गया कि थोड़ा बनाने एग्जाम से हो गया। अब कह रहा है तो जो किसने आपसे बता रहा है, और इसको साफ कर दी क्लियर आ चलिए ध्यान दीजिए। पहला नियम वही चलेंगे, देखिए कि कहाँ रहे, ध्यान दीजिएगा। पहला आपसे वही बताया गया कि कहाँ रहे, मुख्य अक्ष के समांतर रहे। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस। इधर समांतर है तो कहाँ से ऊपर जाएगी, फला क्लियर हुआ। कहाँ से ऊपर जाएगी, मुख्य फोकस से। अब आपसे आगे बता रहा है कि दूसरी कंडीशन अगर किरण को कहाँ से लेके जाएगा, वक्रता केंद्र से। देखिए ध्यान दीजिए, अगर इसको वक्रता केंद्र से लेके जाएगा, कहाँ से लेके जाया जाए, अगर इसको वक्रता केंद्र से लेकर जाया जाए, अगर इसको वक्रता केंद्र से लेके जाया जाए तो बताता है कि देखो अगर वक्रता केंद्र से तो जितना इधर जाएगी उतना ही क्या करेगी, उधर गुजरेगी। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों जो किरणें हैं कहीं पर मिल रहे, एक दूसरे के समांतर जा रही। मतलब हम कह सकते हैं, देखो हम दोनों समांतर है, मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, या कह सकते हैं कि अगर किरण है, अगर वस्तु कहाँ पर है, अनंत तो मुख्य फोकस पर हो। अगर कोई भी वस्तु मुख्य फोकस पर हो, कोई भी वस्तु मुख्य फोकस पर है, तो उससे निकलने वाली किरणें सदैव कहाँ मिलती है, एक दूसरे से अनंत पर मिलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु या जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उससे बनने वाली किरणें या उससे निकलने वाली किरणें परावर्तित होने के बाद अनंत पर मिलती हैं, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या होती है, समांतर। यह एक दूसरे के क्या होती है, समांतर। अगर कोई किरण एक दूसरे के समांतर है तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, वह एक दूसरे को अनंत पर जाकर काटती है, कह सकते हैं कहीं नहीं काटती है। इसलिए मान लिया जाता है कि यह कहाँ काटती है, अनंत पर काटती है। ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्लियर हुआ कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब या उससे निकलने वाली किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा यह दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलते हैं, जिससे अनंत पर क्या करती हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। ये क्लियर हुआ। फिर से एक बार समझिए, आपसे बता रहा है कि अगर वस्तु मुख्य फोकस पर हो, अगर वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उससे मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या होती है, मुख्य फोकस से चली जाती है। दूसरी कंडीशन आपको बताया गया कि अगर वस्तु पहले ही वक्रता केंद्र से लेके जाए तो जैसे वक्रता केंद्र से आती वैसे ही क्या हो जाती, वापस लौट जाती है। जैसे आती वैसे ही क्या हो जाती, वापस लौट जाती है। तो कहने का मतलब दोनों किरणें जो है, दोनों किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे से अनंत पर मिलती है, या कह सकते हैं कि दोनों किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे के समांतर होती है। जब किरणें परावर्तित होने के बाद एक दूसरे के समांतर होती हैं तो कह सकते हैं कि इनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता, अनंत पर बनता। क्लियर हुआ। अब इसमें लिखेंगे क्या, देखेंगे प्रतिबिंब में, देखिए प्रतिबिंब में लिखेंगे क्या, सबसे पहली बात ये होगी कि प्रतिबिंब जो है कैसा होगा। अब कहेंगे कि एक बात तो क्लियर कहेंगे कि सर अगर प्रतिबिंब दर्पण के पहले बना है तो कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब कह सकते हैं कि जो दर्पण के से परावर्तित होने के बाद दर्पण के सामने बने उस प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। उस प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ दर्पण के सामने बन रही है तो कैसी प्रतिबिंब होगी, वास्तविक। कैसी प्रतिबिंब होगी, वास्तविक। दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है, दूसरी देखिए, दूसरी कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बन रही है, अनंत पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है, अनंत पर बन रही है। तो कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। बोले एक बात और आपकी क्लियर हुई कि जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब तीसरी बात कि जब भी बनेगा वस्तु से क्या होगा, छोटा नहीं बड़ा ही रहेगा। जब भी बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो क्या कह सकते हैं, वस्तु से बड़ा,
वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। और लास्ट कंडीशन कैसा प्रतिबिंब होगा? उल्टा प्रतिबिंब। कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब। तो ये भी बात भी क्लियर हो गई होगी कि होता क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अनंत पर बनता है, तथा क्या होता है? वस्तु से बड़ा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये क्लियर हुआ। अब जानते हैं लास्ट चीज। लास्ट क्या है देखिए। अब आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, पांच तक। पांच तक एकदम क्लियर है कि चौथा क्या था, पांचवा क्या था। चौथा क्या था? इसी और यह के मध्य था। पांचवा आपसे क्या था? यह था। अब लास्ट कंडीशन है कि हमारा क्या है? दर्पण का ध्रुव, और ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। यह क्या है? दर्पण का ध्रुव, और यह क्या है? मुख्य फोकस। अब कह रहा है अगर वस्तु इनके मध्य कहेंगे, मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव, मतलब छठवीं कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य है। छठवीं कंडीशन क्या होगी कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य हो। चलिए देखिए इसको लिखेंगे क्या? लेंगे जब वस्तु, छठवीं और लास्ट कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस या तथा ध्रुव के मध्य। अब आपसे लास्ट कंडीशन छठवीं क्या बताया कि जो वस्तु है कहाँ रहे? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रहे। एकदम लास्ट वाली कंडीशन। तो सबसे पहले दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सबसे पहले क्या करेंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले क्या बना जाएगा भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो जानते हैं सब लोग क्या होता है? उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा दबे हुए भाग को परावर्तक किया जाता है। उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा दबे हुए भाग को परावर्तक किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। देखिएगा, अब ये अवतल दर्पण हो गया। अब इस पर क्या लेके चलिए? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष सभी लोग जानते हैं। मुख्य अक्ष कहाँ से होकर गुजरता है? मुख्य अक्ष कहाँ से होकर गुजरता है? कहेंगे सर दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से होकर गुजरता है? दर्पण के ध्रुव से। ये दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव। दर्पण का क्या हुआ? ध्रुव, जिसको किससे दिखाया जाएगा? पी से। अब हमसे बता रहा है कि ये हमारी पॉइंट क्या है? मुख्य फोकस या ठीक इसका दोगुना, मतलब 2 गुना इसका यहाँ क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक इसका 2 गुना यहाँ क्या होगा? क्लियर हुआ? अब आपसे जो तीसरी कंडीशन, मतलब तीसरी सॉरी छठवीं जो कंडीशन आपसे बताया है, अब आपसे छठवीं कंडीशन यही बताया है कि वस्तु कहाँ रहे? इनके और इनके मध्य। वस्तु कहाँ रहे? इनके और इनके मध्य। वस्तु कहाँ रहे? एफ और पी के मध्य। कहाँ रहे वस्तु? एफ और पी के मध्य। मतलब हमें पढ़ना है कि एफ और पी के मध्य वस्तु रहे, तब वह प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी। और यही जो होता है अवतल दर्पण में, यही प्रतिबिंब जो होती है सबसे विपरीत होती है। ध्यान रखिएगा, सभी जो प्रतिबिंब होती है पहले बनती है, मतलब दर्पण के सामने, लेकिन यही एक प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के बाद बनता है, दर्पण के पीछे बनो। देखिएगा, कह रहा वस्तु हमारी कहाँ हो? मान ले हमारी वस्तु इसके और इसके मध्य यहाँ पर हो। कहाँ पर है वस्तु हो? इसके और इसके, मतलब एफ और पी, एफ और पी के मध्य अगर यहाँ पर स्थित है। अगर मान ले वस्तु एफ और पी के मध्य यहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिए क्या हो गई हमारी ये हमारा क्या है? बी वस्तु। क्लियर हुआ? सबसे पहली बात चलिए, पहला वही नियम जो सब में लगा था, वही नियम जो सब में लगा था। क्या सब में लगा था? कि मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु कहाँ रहे, जब किरण क्या हो? वस्तु से निकलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। जब मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम यही है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो किधर जाएगी? कहाँ जाएगी बताइए? मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से। देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से। बगे मुख्य फोकस से वह कह सकते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहाँ जाएगी?
मुख्य फोकस से। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये तो पहली कंडीशन थी, पहली किरण थी। अब कह रहा है अगर दूसरी किरण मेरी जो है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपसे बता रहा है कि जो दूसरी किरण है, मान ले दूसरी किरण किससे जाएगी, वक्रता केंद्र से बताया गया, दूसरी किरण किससे जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो जब भी वक्रता केंद्र से आएगी, इसे मिलाते हुए आएगी ना, मतलब कह सकते हैं कि जब भी वक्रता केंद्र से आएगी, जब भी वक्रता केंद्र से आएगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी वक्रता केंद्र से आएगी, कैसे आएगी, वस्तु से होते हुए। तो अब सबसे पहले वक्रता केंद्र से देखिएगा, वक्रता केंद्र यही है, इधर तो पीछे जाएगी इसी दूरी से। तो अगर देखा जाए वस्तु तो कुछ ऐसे जा रही है, मतलब हमेशा एक दूसरे से इधर क्या हो रही है, दूर जा रही है। मतलब कह रहा है कि अगर वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के, सॉरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो। जब बता रहा है वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु मुख्य फोकस ध्रुव के मध्य हो, तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, या फिर उससे निकलने वाली जो किरणें हैं, वह कहाँ पर मिलती है, मुख्य फोकस, या कह सकते हैं उनसे निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद एक मुख्य फोकस से चली जाती है, एक वक्रता केंद्र से चली जाती है। और ये दोनों किरणें, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किरणें जितने दूर लेके जाएंगे उतने क्या होंगी, आपस से दूर होते जाएंगे। जितने लेके जाएंगे उतने एक दूसरे से क्या होंगे, दूर होते जाएंगे। ये किरणें जितने दूर जाएंगे एक दूसरे से क्या होंगी, दूर होंगी। मतलब कह सकते हैं कि ये किरणें आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, इधर अगर दर्पण के सामने देखा जाए, अगर इसको दर्पण के सामने देखा जाए, तो ये दोनों किरणें क्या होंगी, कहीं नहीं मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको दर्पण के सामने देखा जाए तो ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी, कहीं से कहीं नहीं मिलेगी। अब अगर ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही हैं, तो स्वाभाविक सा है कि इनको मिलाना तो जरूर है, चाहे या तो दर्पण के पीछे मिले या दर्पण के सामने मिले। अब कह रहा है अगर दर्पण के सामने ना मिल रही है तो यह कहाँ मिलेंगी, ध्यान दीजिए, अगर यह दर्पण के सामने नहीं मिल रही है तो बात है कि मिलेंगी कहाँ, भाई कहीं ना कहीं तो उनके मिलना चाहिए। तो देखिए मिलेंगी कहाँ, ध्यान दीजिएगा, तब इनको क्या करेंगे, अगर ये यहाँ नहीं मिल रही हैं तो ऐसे इनको इधर खींच देंगे। भाई इधर मान लेंगे, एहसास कर लेंगे इधर भी तो जा सकती है, अगर इधर ना गई तो मिलाएंगे। ये पर आकर मिलेंगे। तो कह रहा ये दोनों किरणें जो है किस बिंदु पर मिलेंगी, आकर इस बिंदु पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर दर्पण से जो किरण निकल रही परावर्तित होने के बाद, अगर वह दर्पण के सामने नहीं मिल रही है तो किधर मिल रही है, दर्पण के पीछे। किधर मिल रही है, यही कंडीशन में आपसे बताया था कि 6 कंडीशन में, या कंडीशन क्या होती है, उल्टी होती है। इसलिए उल्टी होती है या विपरीत होती है, क्योंकि जितनी भी किरणें थी, जितनी भी प्रतिबिंब बन रहे थे, सब किधर बन रहे थे, दर्पण के सामने। जितनी भी प्रतिबिंब बन रही थी सब किधर बन रही थी, दर्पण के सामने। जितनी प्रतिबिंब बन रही थी सब किधर बन रही थी, दर्पण के सामने। लेकिन अब क्या हुआ, दर्पण के पीछे बन रही है। इसीलिए डाट 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 करके लगाया गया, ताकि यह कैसी प्रतिबिंब हो, वास्तविक ना हो, बल्कि क्या हो, आभासी हो। कैसी प्रतिबिंब हो, आभासी हो। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा अब हमारी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है। कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर। बेटा एक चीज और इसमें देखिए कि जो प्रतिबिंब बन रही है, इधर भी मुख्य अक्ष से ऊपर थी, इधर भी मुख्य अक्ष से ऊपर थी, तो इधर भी क्या बनेगी, ए डैश जो बी डैश है वह मुख्य अक्ष से क्या बने, ऊपर। मुख्य अक्ष से क्या बनेगी, ऊपर की साइड। और जब ऊपर के साइड वस्तु भी हो, ऊपर के साइड प्रतिबिंब भी हो, तो एक दूसरे के क्या होते, उल्टा नहीं होते, बल्कि क्या होते, सीधा होते। मतलब कह सकते हैं कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है, वस्तु के क्या बनेगी, सीधे बनेगी। प्रतिबिंब जो क्या बनेगी, वस्तु के सीधे बनेगी। लिखिए, चलिए इसका लिखेंगे प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिबिंब में लिखेंगे तो पहला क्या होगा, पहला कैसा प्रतिबिंब। अब ध्यान दीजिए यही, अब प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी। कैसा प्रतिबिंब बना,
आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी, जो बस क्या करने के लिए? आभास करने के लिए। क्या करने के लिए? आभास करने के लिए। अब दूसरी बात कह रहा है, दूसरा क्या बनेगा? दूसरा देखिए, दूसरा आपसे बता रहा है कि जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे। कहाँ बन रही है? दर्पण के पीछे। कहाँ बन रही है? दर्पण के पीछे। कहाँ पर बन रही है प्रतिबिंब? कहेंगे सर दर्पण के पीछे बन रही है। तीसरी बात, वस्तु से बराबर, मतलब वस्तु से बड़ी बन रही है। कैसी प्रतिबिंब बन रही है? वस्तु से बड़ी। कैसी प्रतिबिंब बन रही है? ध्यान दीजिएगा, वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब। कैसी प्रतिबिंब बन रही? वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बन रही है। कैसी प्रतिबिंब बन रही? वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब बन रही। अब बात आएगी लास्ट वाली कंडीशन। ये तो क्लियर हो गया। अब लास्ट कंडीशन कैसा है कि अगर वस्तु से बड़ी बन रही है लेकिन प्रतिबिंब कैसी है? सीधी प्रतिबिंब, वो उल्टा नहीं है। कैसा प्रतिबिंब है? सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु F और P के मध्य है तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब क्या होती है? दर्पण के पीछे बनती है। और कैसी प्रतिबिंब होती है? ध्यान रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब होती है, वस्तु से बड़ी होती है तथा सीधी प्रतिबिंब होती है। कैसी होती है? सीधी प्रतिबिंब होती है। आज बच्चों आपका ये 6 कंडीशन जो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना था वह खत्म हो। अब क्लियर है कि आपको यह बहुत बढ़िया से ध्यान आया होगा। और सभी बच्चे क्या करेंगे, चैनल को जो है एक दूसरे के पास शेयर करते रहिए, दिखाते रहिए, ताकि आपकी वजह से सब लोग पढ़ते रहे, नहीं कि आप पढ़ लिए बस, आपकी वजह से सब लोग पढ़ते रहे। ध्यान दीजिएगा। और आपको कल हम बताएंगे, सब लोग रोज पर डे एक क्लास देखिए। कल आपको बताया जाएगा कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब की कितनी कंडीशन, कितनी शर्तें होती है, कितने टाइप से हम बना सकते हैं, 2 टाइप से बना सकते हैं, उससे ज्यादा बना सकते हैं। कल इसके बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना, आप क्लास को ध्यान से देखते रहिएगा। थैंक यू।